हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, चाहे वह मिथिला यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, वैशाली यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो। बहुत से यूनिवर्सिटी है जिसमें गैसियस स्टेट के बारे में सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह गैसियस स्टेट काफ़ी इम्पोर्टेंट्स भी है। हम 11th में भी पढ़े थे गैसियस स्टेट के बारे में, लेकिन आज हम बढ़िया से एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को पूरी तरह समझाकर संतुष्ट कर ऑनर्स में किस प्रकार लिखे जाते हैं क्वेश्चन की बोर्ड, ताकि यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाने के बाद कैसे नंबर मिलते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं बच्चों को, उसके बारे में आज हम दिखाएंगे। पहला लिखेंगे कि पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट क्या था? इन 19th सेंचुरी 19वीं सदी में बोल्ट्जमान, मैक्सवेल, क्लाउसियस proposed a theory for the behavior of gas molecule। बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के लिए बोल्ट्जमान, क्लाउसियस ने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया जिसे पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। इन 19th सेंचुरी In 19th century, Maxwell, Clausius, Boltzmann proposed a theory for the behavior of gas molecules. This theory is known as kinetic theory of gas। Kinetic theory of gas। इन 19th सेंचुरी 19वीं सदी में इन 19th सेंचुरी मैक्सवेल, क्लाउसियस, बोल्ट्जमान। मैक्सवेल, क्लाउसियस, बोल्ट्जमान के अलावा भी बहुत से साइंटिस्ट थे, तो मेनली ऑप्शन 3 को लिखे। मैक्सवेल, क्लाउसियस, बोल्ट्जमान प्रोपोज ए थ्योरी, एक थ्योरी का प्रतिपादन किया फॉर द बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में, नेचर के बारे में। फॉर द बिहेवियर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, दिस थ्योरी इज नोन एज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसी थ्योरी को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के नाम से जाना जाता है। यहाँ फिर समझिए, इन 19th सेंचुरी, तो 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी 19वीं सदी में, इसे हम लिख सकते हैं सेंचुरी में शताब्दी। सेंचुरी मीन्स क्या होगा? शताब्दी। सेंचुरी मीन्स क्या आ जाएगा? शताब्दी। तो इन 19th सेंचुरी 19वीं सदी में मैक्सवेल, क्लाउसियस, बोल्ट्जमान प्रोपोज्ड ए थ्योरी। एक प्रोपोज्ड मीन्स प्रतिपादन किया। क्या किया? प्रतिपादन ए थ्योरी, यानी कि प्रोपोज्ड ए थ्योरी, एक थ्योरी का निर्माण किया फॉर द बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के बिहेवियर के लिए दिस थ्योरी इज नोन एज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसी थ्योरी का नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के नाम से क्या किया गया? जाना गया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के नाम से जाना गया। इतना तक तो समझ गए होंगे। अब हम इसका लिखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। फिर इसके बाद इस टॉपिक आ जाता है द मेन postulate are given below।
जो मेन पोस्टुलेट्स है उसका वह नीचे दिया गया है। गिवन बिलो मीन्स नीचे दिया गया, ठीक है, गिवन बिलो मीन्स नीचे दिया गया। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग 9th से ही पढ़ते थे, गैस मॉलिक्यूल है नो डेफिनिट शेप एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम। पढ़ते हैं कि नहीं, कि गैस मॉलिक्यूल का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना तो आकार निश्चित होता है, ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं बच्चे से कि गैस इज द मेड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, यह बहुत से सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। तो वही सबसे पहले दो आपके लिए हम लिखते हैं। पहला देखिए, गैस इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल। कंसिस्ट मीन्स बना हुआ है, गैस इज कंसिस्ट मीन्स तो बना हुआ है, लार्ज मीन्स तो बहुत, ठीक है, बहुत, नंबर मीन्स संख्या, सब समझिए संख्या, टीनी मीन्स कण, छोटा कण, टीनी मीन्स हो जाएगा छोटा, सूक्ष्म, क्या आ जाएगा, सूक्ष्म, छोटा, और पार्टिकल मीन्स कण, ठीक है। तो गैस इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, यानी कि गैस बना हुआ है बहुत सूक्ष्म संख्या के कणों से बना हुआ है। बहुत, गैस इज द कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द टीनी पार्टिकल, यह बहुत से छोटे छोटे कण के संख्या से बना हुआ है, ठीक है। तो गैस इज द कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द टीनी पार्टिकल, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल, इसे ही मॉलिक्यूल्स कहते हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल्स, इसे ही मॉलिक्यूल्स अर्थात मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, अणु, मॉलिक्यूल्स का अणु होता है, ठीक है। दूसरा क्या कहिए, गैस मॉलिक्यूल्स हैव नो डेफिनिट शेप and no definite volume, ठीक है। दूसरा का समझिए, गैस मॉलिक्यूल हैव नो डेफिनिट शेप एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि गैस मॉलिक्यूल का नो डेफिनिट मीन्स निश्चित, क्या आ जाएगा, निश्चित, शेप तो आकार, ठीक है, और नो मीन्स तो नहीं, ठीक है, यानी कि इसका निश्चित आकार, यानी कि आकार इसका निश्चित नहीं होता है। नो मीन्स फिर नहीं, और डेफिनिट मीन्स तो निश्चित, डेफिनिट मीन्स क्या आ जाएगा, फिर निश्चित, और वॉल्यूम मीन्स आयतन, ठीक है, आयतन, न तो इसका आकार निश्चित होता है और न तो आयतन निश्चित होता है। तो गैस मॉलिक्यूल हैव नो डेफिनिट शेप, न तो इसका आकार निश्चित होता है, और नो डेफिनिट वॉल्यूम, और नहीं तो इसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा कि गैस मॉलिक्यूल हैव नो डेफिनिट शेप एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम, ना तो इसका आयतन निश्चित होता है और ना तो आकार निश्चित होता है, ठीक, आकार निश्चित होता है। तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा, गैस एग्जर्ट प्रेशर, गैस एग्जर्ट प्रेशर due to continuous bombardment molecule on the wall of container, on the wall of container, गैस एग्जर्ट प्रेशर, गैस आरोपित करता है दाब
ड्यू टू कंटिन्यूबल बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अणु के लगातार बम्बार्डमेंट से प्रभाव के कारण ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि अब डिब्बा में हम रखते, कोई भी डब्बा ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, कंटेनर बर्तन, अब उस डब्बा में क्या रहता है, गैस मॉलिक्यूल का लगातार क्या रहता है, बम्बार्डमेंट होता रहता है। इस प्रकार गैस मॉलिक्यूल टकराता रहता है, एक दूसरे पर आरोपित बल करता रहता है। तो ठीक है, तो गैस एग्जर्ट प्रेशर, गैस एग्जर्ट प्रेशर आरोपित करता है दाब ड्यू टू कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, क्योंकि कारण है इसका कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के, अणु के लगातार बम्बार्डमेंट प्रहार के कारण ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर में, बर्तन में लगातार मॉलिक्यूल के प्रभाव के कारण, प्रवाह के लगातार मॉलिक्यूल के प्रहार के कारण कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट इस प्रहार, ठीक है, प्रहार, जैसे कि प्रहार में इस लगातार उस पर प्रहार करते रहना, किसी को न पीटते तो लगातार उस पर कहते लगातार हम प्रहार कर रहे हैं, तो उसी प्रकार कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कंटिन्यूअस मीन्स तो लगातार, कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट, कंटिन्यूअस मीन्स क्या पढ़ेंगे तो लगातार, देखिए समझिए, कंटिन्यूअस लगातार, लगातार, ठीक है, और बम्बार्डमेंट मीन्स प्रहार। गैस एग्जर्ट प्रेशर, गैस आरोपित करता है दाब ड्यू टू, कारण है कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, मॉलिक्यूल के लगातार प्रहार के कारण, कारण यह एग्जर्ट प्रेशर आरोपित दाब करता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर पर, ठीक है। तो गैस एग्जर्ट प्रेशर ड्यू टू कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, लगातार में कंटिन्यूअस, लगातार, और बम्बार्डमेंट मीन्स प्रहार, यह समझ गए होगा। तो तीन को यहाँ पर अभी पढ़े हैं, तीन को प्रॉपर्टी। पहला, गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल, गैस बना हुआ है बहुत से सूक्ष्म कणों से, इसीलिए इसे मॉलिक्यूल की संज्ञा दी जाती है, मॉलिक्यूल्स अणु भी कहा जाता है। दूसरा, गैस मॉलिक्यूल हैव नो डेफिनिट शेप एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम, गैस मॉलिक्यूल का ना तो आयतन निश्चित होता है और नहीं तो आकार निश्चित होता है। तीसरा, गैस एग्जर्ट प्रेशर ड्यू टू कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यू टू कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर बर्तन पे लगातार प्रहार के कारण गैस आरोपित करता है दाब, ठीक है। तीन गो टॉपिक जल्दी से अगर इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसमें 9 गो प्रॉपर्टीज है, 9 पढ़ाएंगे, जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक कर लीजिए, होगा स्क्रीनशॉट, पूरा समझ में आ गया, तीन गो प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फिर आगे इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। तीन गो अभी यहाँ पे पढ़े हैं, या तीन को फिर समझाएंगे, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल collide with wall of container and moves in all possible direction, and moves in all possible direction, डायरेक्शन। अब यह समझिए, गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, जब यह दीवार से, जब यह बर्तन के दीवार से टकराती है, गैस मॉलिक्यूल इससे टकराती है, मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो यह किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, घूम सकती है। फिर से समझिए, गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, गैस मॉलिक्यूल कोलाइड मीन्स टकराना, कोलाइड मीन्स क्या आ जाएगा, टकराना, ठीक है, टकराना। वॉल मीन्स दीवार, वॉल मीन्स दीवार, कंटेनर मीन्स बर्तन से, बर्तन, ठीक है, बर्तन। एंड मूव्स मीन्स घूमना, मूव्स मीन्स घूमना। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, डायरेक्शन मीन्स दिशा, ठीक है, दिशा। यानी कि गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, जब यह बर्तन के दीवार से टकराती है, एंड मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो यह सभी दिशाओं में घूम सकती है, मूव कर सकती है, कोई इसका निश्चित दिशा नहीं होगा कि इसी दिशा में यह मूव करेगी, ठीक है। यह समझ गई होगा कि गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर एंड मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन
डायरेक्शन, सभी पॉसिबल दिशाओं में यह क्या कर सकती है, घूम सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में गए। पांचवा लिखिए, गैस मॉलिक्यूल is not affected by gravitational force due to adhesive force यह ई है, एडहेसिव, HESI भी है, ठीक है, एडहेसिव। अब समझिए, गैस मॉलिक्यूल नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ लिए हैं 9th में, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अफेक्टेड मीन्स प्रभावित होना, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, या गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित नहीं होता है ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, क्योंकि यह एक एडहेसिव फोर्स अपने आप में, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, या ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। क्या, जब गैस निकलता है किसी भी, अगर यहाँ पे हम ले लिए बर्तन, ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, या एक प्रकार का यह क्या देखिए सिलेंडर है या, ठीक। अब इसे क्या किए, हम गैस को लीकेज कर रहे हैं, तो यह गैस क्या नीचे जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचता है, अपनी गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने नीचे की ओर खींचता है, लेकिन यह ऊपर की तरफ जाता है गैस मॉलिक्यूल। क्यों जाता है, क्योंकि यह अपने आप में एडहेसिव फोर्स है। गैस मॉलिक्यूल नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, गैस मॉलिक्यूल को ग्रेविटेशनल फोर्स प्रभावित नहीं करता है ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, क्योंकि यह एडहेसिव फोर्स है। वही लिक्विड को प्रभावित करता है, जब भी ऊपर से हम लिक्विड गिराते तो वह नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल को कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे हम नीचे से छोड़े चाहे ऊपर से छोड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से ऊपर की तरफ ही जाएगा, पूरे वायुमंडल में फैलेगा, ठीक है। तो यह समझ गए होगा, गैस मॉलिक्यूल नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा प्रभावित नहीं होता ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, क्योंकि यह एक एडहेसिव फोर्स है, ठीक। अगला पढ़िए, 5 प्रॉपर्टी समझ में आ गया, 5 प्रॉपर्टी, या दोनों प्रॉपर्टी या पीछे उतार लिए हो जाएगा, ठीक है। छठा लिखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस molecules is directly proportional प्रोपोर्शनल, यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा लिखिए, प्रोपोर्शनल, ठीक है, PROPORATIONAL, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यह ई है, ठीक है, यह ई है, थोड़ा सट जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी का हिंदी हो जाता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का हिंदी क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। क्या पढ़े हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस अणु के गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में समानुपाती, क्या होता है, समानुपाती टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तापमान के, किससे के, तापमान के, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। अब जितना टेम्परेचर दीजिएगा उतना गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ता चला जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले समझिए, काइनेटिक एनर्जी, तो पहले एनर्जी का डिफिनीशन हम लोग पढ़े हैं, द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द
कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, अगर हम चल रहे हैं तो वह क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा मेरा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर हम चल रहे हैं यहाँ से लेकर, मानिए अगर यहाँ कारगिल चौक है, कारगिल चौक से लेकर अगर हम यहाँ पर नूतन हॉल के पास जाए तो वहाँ पर क्या मेरा गतिज ऊर्जा घटेगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि जब हम चलेंगे तो गतिज ऊर्जा घटा कि ना। द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इन द मोशन, मोशन में यानी कि गति में जो भी कैपेसिटी होती है, गति के दौरान जो कैपेसिटी क्षमता हमारी लॉस होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क बाय द बॉडी इन द मोशन पोजीशन, मोशन पोजीशन में गतिज अवस्था में जो भी ऊर्जा निकलती है हमारे शरीर से, एक्सपेंड होता है, खर्च होता है, वह काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैसीय अणु की जो गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तापमान के समानुपाती, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा। जब तापमान आप दीजिए, यही क्या है, गैस का सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। अब इसे क्या कर दिए, तापमान दीजिए तो गैस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा तापमान, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मान है, ये को बढ़ाइएगा तो दूसरा अपने आप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दीजिएगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लोग 9th में पढ़े हैं, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे यानी कि हाफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, टेम्परेचर का, टेम्परेचर। यह समानुपाती का चिन्ह है, देखिए यह क्या है, समानुपाती का चिन्ह है, या इसे हम ब्लैक से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को बुझाएगा पूरा। देखिए यह समानुपाती का चिन्ह है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv², हाफ mv², 9th में पढ़ लिया हम लोग। और टेम्परेचर का, तापमान T, अब देखिए फिर से, तो हाफ mv² बराबर डायरेक्टली, अब इस प्रोपोर्शनल को, यह एक प्रोपोर्शनल नियतांक है, ये जो ये इस अल्फा की तरफ लिखा हुआ है, यह एक प्रोपोर्शनल नियतांक है, ठीक है। यह प्रोपोर्शनल नियतांक को हटाते तो कोई ना कोई हमको कांस्टेंट दिया, प्रोपोर्शनल, यह प्रोपोर्शनल को हटाते तो कोई ना कोई हमें प्रोपोर्शनल नियतांक देना पड़ता है, समानुपाती कांस्टेंट देना पड़ता है, नियतांक देना पड़ता है। तो इसके लिए हम ले लिए K और T ले लिए। तो यह एक फॉर्मूला आ गया कि हाफ mv² बराबर KT, ठीक है, हाफ mv² बराबर KT। तो यह पूरा समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि गैस मॉलिक्यूल का जो गतिज ऊर्जा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तापमान के क्या होता है, समानुपाती। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक यहाँ पे लिख देंगे, व्हेयर, जहां व्हेयर के बराबर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्या आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। यह एक समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनल में समानुपाती और कांस्टेंट भी नियतांक। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल नियतांक है, ठीक है। 6 गो प्रॉपर्टीज हो गया। जल्दी से अगर इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब इसके बाद हम अगला प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, लिख लीजिए, होएगा। अब मिटाते हैं, ठीक, 6 तक याद तक पढ़े, अभी और पढ़ेंगे। ठीक, आगे लिखिए आप। ठीक, 6 तक लिख रहे थे, आगे लिखिए तब। गैस मॉलिक्यूल्स नॉट, रहने दिए या 6 तक रहने दीजिए, वही 6 को बहुत हो जाता है। यानी कि जब यहाँ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में तो सीधा लिखेंगे इन 19th सेंचुरी, फिर से समझिए, इन 19th सेंचुरी 19वीं सदी में बोल्ट्जमान, क्लाउसियस,
टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में बताया। सो दिस थ्योरी इज नोन एज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसी थ्योरी को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहते हैं। द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो, इसका जो मेन पोस्टुलेट है वह नीचे दिया गया। पहला पढ़े हैं कि गैस इज द मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, सच टीनी पार्टिकल इज नोन एज द मॉलिक्यूल, इस प्रकार के टीनी सूक्ष्म कणों को ही मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। दूसरा, गैस मॉलिक्यूल हैव नो डेफिनिट शेप एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम। तीसरा पढ़े हैं गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर एंड मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, गैस मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ कंटेनर दीवार से टकराती है तो मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो सभी दिशाओं में जा सकती है। उसके बाद पढ़े हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, गैस मॉलिक्यूल का गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गैस एग्जर्ट प्रेशर ड्यू टू कंटिन्यूअल बम्बार्डमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, जब गैस आरोपित करता है दाब, ड्यू टू इसका कारण है कंटिन्यूअल बम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, लगातार प्रहार मॉलिक्यूल के कारण यह गैस क्या करता है, एग्जर्ट प्रेशर आरोपित या एक दाब करता है। और पूरा समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब पढ़िए आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट, रियल आइडियल कॉमन गैस इक्वेशन, सब इसी का नाम है। यह भी हम पढ़ लिए 11th में। और यह ऑनर्स के लिए, खासकर जो ऑनर्स के बच्चे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी हो, यानी कि मिथिला है, पटना है, बहुत DU है, BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी का एक ही सिलेबस रहता है, वही एक दो ही पॉइंट होते हैं, वही अलग होते हैं। तो वह पॉइंट भी हम करा देंगे, आप लोग केवल कमेंट में भेजते रहिएगा कि सर मेरा ये यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी, यह टॉपिक आप करवा दीजिए। कमेंट में केवल आप भेजिए, जिसका हम रिप्लाई देंगे और तुरंत उस पर वीडियो भी बनाकर तुरंत आपके सामने अपलोड कर देंगे। ठीक, अब लिखिए पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बाद अब लिखिए, अब हमारे पास आ जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन ये अभी VVI क्वेश्चन है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसी को कई प्रकार से पूछा जाता है। और माने इक्वेशन ऑफ स्टेट या VVI है। ठीक है, या जो भी अभी ऑनर्स के बच्चे हैं वो सब के लिए VVI आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट का यह क्या लेक्चर है। ठीक है, अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन, तब इसका पहले आंसर लिखेंगे। द गैस मॉलिक्यूल which obey the Boyle's law, ठीक है, Charles law and Avogadro law at all temperature and at all pressure is called ideal gas। उसी को आदर्श गैस कहते हैं। द गैस मॉलिक्यूल एक वैसा गैसीय अणु व्हिच ओबे जो पालन करता है बॉयल्स के नियमों का, चार्ल्स के नियमों का, एंड एवोगाड्रो का नियम का, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर का तो सब लोग जानते हैं तापमान, ठीक है, और प्रेशर माने सब लोग जानते हैं दाब। यानी कि एक वैसा गैस मॉलिक्यूल जो सभी ताप एवं दाब पर बॉयल्स के नियमों का, चार्ल्स के नियमों का और एवोगाड्रो के नियमों का पालन करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। उसी को क्या कहा जाता है? आइडियल गैस इक्वेशन। जब इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन जो गैस मॉलिक्यूल इसको पालन करते हैं उसको आइडियल गैस कहते हैं, ठीक है, तो आइडियल गैस कहते हैं। अब इसका हम लिखेंगे, सब समझ में आता होगा कि द गैस मॉलिक्यूल एक वैसा मॉलिक्यूल व्हिच ओबे जो पालन करती है, ओबे मीन्स पालन करना, ठीक है, लिख लीजिए, ओबे मीन्स पालन करना, ठीक है, पालन, बॉयल्स लॉ बॉयल्स के नियमों का, चार्ल्स लॉ चार्ल्स के नियमों का,
एवोगाड्रो के नियम का एट ऑल टेम्परेचर सभी तापमान एंड एट ऑल प्रेशर सभी दाब पर इज कॉल्ड आइडियल गैस, उसी को क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहा जाता है। अब इसका जो इक्वेशन है, अब हम सबसे पहले लिखेंगे बॉयल्स लॉ, इसी में लिखेंगे बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब लिखिए बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ बड़ा बड़ा थोड़ा लिख देते हैं, बॉयल्स लॉ। अब देखिए बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ बॉयल्स नियम के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the volume is occupied by, the volume is occupied by definite mass of gas molecule, gas molecules is directly proportional, is inversely proportional होगा, सॉरी inversely proportional to applied pressure, अरे देखो अब यहाँ पे समझो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, और अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, ठीक है, अनुसार यानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ बॉयल्स नियम के अनुसार एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जब तापमान को नियत रखा जाए, कांस्टेंट मीन्स नियत, ठीक है, नियत और टेम्परेचर मीन्स तापमान, जब तापमान को क्या किया जाए, नियत रखा जाए, द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय डेफिनिट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय डेफिनिट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो गैसीय अणु के द्वारा, गैसीय अणु के निश्चित द्रव्यमान के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाता, आयतन डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही कर्मानुपाती होता है, असमानुपाती होता है अप्लाइड प्रेशर, आरोपित दाब का। फिर से समझिए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ बॉयल्स के अनुसार एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत तापमान पर, द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय डेफिनिट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी कि गैसीय मॉलिक्यूल के निश्चित द्रव्यमान के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया वॉल्यूम, आयतन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, असमानुपाती होता है अप्लाइड प्रेशर के आरोपित दाब के, उसका वॉल्यूम जो होता है आरोपित दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी लिखने वाले लिख लीजिएगा व्युत कर्मानुपाती या फिर असमानुपाती, ठीक है, असमानुपाती होता है, असमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब लिख जाइए, अब इसका इक्वेशन है, पहले इक्वेशन हम बनाएंगे, फिर आप उतारिएगा, फिर आप समझाएंगे, फिर धीरे धीरे यह चैप्टर कंप्लीट आज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जल्दी से अगर बॉयल्स लॉ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तुरंत इसके बारे में हम, इसका जो इक्वेशन था वह क्या था, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अनुसार, फिर समझिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत तापमान पर, द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय डेफिनिट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के निश्चित द्रव्यमान के द्वारा ऑक्यूपाइड ग्रहित किया गया वॉल्यूम, आयतन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, असमानुपाती होता है अप्लाइड प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए यहाँ पे, यह भी मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ जो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, यही ना, यानी कि भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ है
एगो को बढ़ाइएगा तो दूसरा घटेगा, एगो को बढ़ाइएगा तो दूसरा घटेगा, और एगो को घटाइएगा तो दूसरा बढ़ेगा। यह वाइस वर्सा होता रहता है, इसी प्रकार होता है। अब यहाँ बताए थे अभी कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती किसी भी चीज को हटाते हैं तो जब उसके लिए एक कांस्टेंट नियतांक का यूज करते हैं तो v बराबर k बाई पी लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू के, समझिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। तो के से 1 में किए तो के हो जाएगा, और पी से भी में कर दिए तो क्या आ जाएगा पी भी। तो पी भी बराबर के हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक, लिख सकते हैं। यहाँ पूरा समझिए। तो पी भी बराबर के हम लिख सकते हैं, पी भी बराबर के। यही इक्वेशन बेस्ट है, ठीक है। यह इक्वेशन फर्स्ट आ गया। हुए और जहाँ लिख देंगे के बराबर डायरेक्टली कांस्टेंट, क्या है? डायरेक्टली कांस्टेंट या इन्वर्सली कांस्टेंट, गड़बड़ सॉरी हो गया, इन्वर्सली कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती नियतांक है, INVE है ये, ठीक है, ई है। इन्वर्सली कांस्टेंट के क्या? इन्वर्सली कांस्टेंट। अब इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्सली कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ पे कांस्टेंट है तो यानी कि बराबर हो जाए, तो P1 V1 बराबर P2 V2 हम लिख सकते हैं। यह इक्वेशन ज़्यादा उपयोग हुआ, यह न्यूमेरिकल वैल्यू बनाने के लिए इसका उपयोग। इसमें से इसका अगर पद कह देगा किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, द प्रेशर इज P1 अगर P1 का मान दे दिया है 4 ATM, ठीक है, 4 ATM, ठीक है, और V1 का मान ना दिया है, और P2 का मान दे दिया है 5 ATM, ठीक है, 5 ATM, और V2 का मान दे दिया है 2 डेंसिटी यानी कि लीटर, 2 लीटर डेंसिटी मीटर पर क्यूब होता है। तो फिर इसका मान निकाल लेते, आराम से निकाल लेंगे। V1 बराबर लिख सकते हैं P1 V2 P2 V2 और बट्टा P1। तो यह केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बनाने के लिए बता दिए हैं, और न्यूमेरिकल भी करवाएंगे हम पूरा के पूरा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं P1 V1 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट अब हो गया। अब देखिए दूसरा का यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यह भी क्या कर लीजिएगा, अब उतार लीजिएगा, ठीक है, अब उतार लीजिएगा, चाहे यहाँ पे इसको रहने दीजिए, ठीक, उतार लीजिए जल्दी से, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए चार्ल्स लॉ, फिर यहाँ पे तीनों इक्वेशन में हमें जरूरी पड़ेगा, फिर हम तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, लिखेंगे। अब लिखिए चार्ल्स लॉ, दूसरा क्या था, चार्ल्स लॉ होगा, चार्ल्स लॉ। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के अनुसार एट द कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट, दाब को जब नियत रखा जाए। अब यह कहा चार्ल्स ने, ना भाई हम क्या लेंगे, प्रेशर कांस्टेंट लेंगे, तोरा जे मन से ले, हम प्रेशर कांस्टेंट लेंगे। तो यह प्रेशर को नियत लिखा। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम के अनुसार एट द कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर, नियत तापमान पर, नियत दाब पर, द वॉल्यूम इज occupied by definite mass of gas molecules is directly proportional to temperature, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टेम्परेचर का। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम के अनुसार एट द कांस्टेंट प्रेशर, जब दाब को नियत रखा जाता है, द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय डेफिनिट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के निश्चित द्रव्यमान के द्वारा ऑक्यूपाइड ग्रहित किया गया वॉल्यूम आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होगा अप टू द टेम्परेचर, तापमान के समानुपाती होगा। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में ना हुआ तो वॉल्यूम यह लिया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, टेम्परेचर का, टेम्परेचर, ठीक है। तो V बराबर लिख सकते हैं, V को वॉल्यूम को V से सूचित करते हैं, V बराबर T,
या कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। अब बताए थे अभी कि प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोई ना कोई कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो v बराबर के टी। यह इक्वेशन क्या है, इम्पोर्टेंट है, यह भी उपयोग हुआ। इक्वेशन 2 आ गया। फिर लिख देंगे यहाँ के बराबर डायरेक्टली कांस्टेंट, डायरेक्टली कांस्टेंट, यह नियतांक है या डायरेक्टली। अब फिर देखिए यहाँ पे v बट्टा टी लिख सकते हैं बराबर के, फिर हम लिख सकते हैं v1 बट्टा t1 बराबर v2 बट्टा t2। फिर वही उसी तरह यह भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लिख दिए, ठीक है। यह इसका उपयोग नहीं रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। इसीलिए कहिएगा कि सर जी आधा पढ़ा दिए और आधा न पढ़ा है, इसीलिए ये सब न्यूमेरिकल बनाने के लिए यह लिखवा रहे हैं, ठीक है। ये इसका है गोला, अब ये इसका घेरा है, यानी कि जो भी फॉर्मूला आता है उसको घेर दीजिए ताकि वह क्या रहे, याद रहे कि यह फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। यह आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 आ गया, तो अब देखिए फिर से समझिए चार्ल्स लॉ के अनुसार। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के अनुसार एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट द कांस्टेंट प्रेशर, जब दाब को नियत रखा जाए, द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय डेफिनिट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय डेफिनिट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के निश्चित द्रव्यमान के द्वारा ऑक्यूपाइड ग्रहित किया गया वॉल्यूम आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होगा टेम्परेचर के तापमान के। वही तो है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे कोई ना कोई के लगाएंगे, हटाएंगे तो सटाएंगे भी क्या, तो के, तो v बराबर के टी, ठीक है। अब v बट्टा टी बराबर के लिखेंगे, v1 बट्टा t1 बराबर v2 अपॉन t2। यह न्यूमेरिकल वैल्यू है और यह प्रूफ करने के लिए फिर हम लेंगे। इतना समझ में आ गया होगा, जल्दी स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। अब एवोगाड्रो का नियम पर आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब लिखिए एवोगाड्रो लॉ। अब लिखिए एवोगाड्रो लॉ। तीसरा आ जाता है एवोगाड्रो लॉ, LAW होता है लॉ में, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो के नियम के अनुसार एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड और एट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय डेफिनिट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली यह ई है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल सब समझिए यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो के अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, एट पर द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब ताप एवं दाब दोनों को यह नियत कर दिया। एवोगाड्रो ने क्या किया, टेम्परेचर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, निश्चित तापमान, एंड द कांस्टेंट प्रेशर, निश्चित दाब, यानी कि अब क्या कहते हैं, कांस्टेंट मीन्स नियत तापमान और नियत दाब पर जब यह देखा कि द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय डेफिनिट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के निश्चित द्रव्यमान के द्वारा ऑक्यूपाइड मीन्स ग्रहित किया गया या ग्रहण, ठीक है, ग्रहण किया गया वॉल्यूम आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है नंबर ऑफ मोल के अणुओं की संख्या के, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसीलिए यहां देखिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स,
नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की संख्या, वॉल्यूम को भी और नंबर ऑफ मोल को से स्मॉल एन लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए V बराबर के एन, ये बन गया। फिर यहाँ लिख देंगे व्हेयर, इक्वेशन कितना आ गया 3 आ गया, ठीक, इक्वेशन 3 आ गया। व्हेयर जहाँ के बराबर डायरेक्टली कांस्टेंट, डायरेक्टली कांस्टेंट, एक बार भी हम लिख देंगे तो वह भी चलेगा, या फिर आपको जिस प्रकार से लिए तो बार बार आप लिखते चलिए, बार बार। तो आप कहिएगा सर जी आपका लगी बार बार लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि जो भी कमजोर विद्यार्थी है, ऑनर्स में कुछ विद्यार्थी कंपटीशन में चले जाते हैं तो उनको थोड़ा कम समझ में, वो पढ़े तो जरूर रहते हैं लेकिन जब 11th-12th बहुत दिन बाद वो जब ऑनर्स का बुक उल्टाते तब उसे ये तो भिरान लगता है, तो इसीलिए लिखते हैं वर्ग के बराबर डायरेक्टली। अब एक भी बार लिख दे तब पर भी चलेगा, या बार बार आप लिखिए, आप पर वो डिपेंड। तो V बराबर के एन, ठीक है, या एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, मोल की संख्या है। अब इक्वेशन तीनों से ही कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यह भी जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब लिख लीजिए, यह भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा। अब लिखिए, इक्वेशन 3 तो मेरे सामने है। अब लिखिए फ्रॉम, इसे भी मिटा देते हैं, ठीक है, इसे भी मिटा दीजिए। अब लिखिए फ्रॉम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड और एवोगैड्रो लॉ से। बॉयल्स का चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो, बॉयल्स के नियम क्या पढ़े थे, PV इज इक्वल टू के, इक्वेशन फर्स्ट, यही ना था। चार्ल्स का नियम V बराबर KT, यही पढ़े थे, इक्वेशन 2 पढ़े थे, यही ना पढ़े थे। और एवोगाड्रो का लॉ V बराबर KN, इक्वेशन 3 आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन, हम प्राप्त करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। बॉयल्स लॉ PV बराबर NKT। अब देखिए इसमें PV बराबर NKT होगा कि ना होगा, PV सब में PV है और बराबर NKT, ठीक है। तो यही क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। यह क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। सब कुछ यहाँ लिख देंगे। यहाँ K क्या है, डायरेक्टली कांस्टेंट है, डायरेक्टली कांस्टेंट है। तब इस डायरेक्टली कांस्टेंट को यहाँ पे देखिए, या तो हम पढ़ रहे हैं गैस के बारे में, तो यह डायरेक्टली कांस्टेंट के को हम R लिख सकते हैं, ठीक है। यह भी एक कांस्टेंट ही है, नियतांक ही है, यह केवल R यहाँ लिख देंगे, गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब यह R शुद्ध रूप अब आ गया। हम शुद्ध रूप में जाना चाहेंगे, हम जहाँ भी खोजेंगे वहाँ प्योरिटी चीज न खोजेंगे, इम्प्योरिटी चीज खोजेंगे नहीं खोजेंगे। यहाँ पे के भी लिख सकते हैं या, लेकिन R बेटर होगा तो इस पर मार्क्स भी मिलता है। R का यहाँ मान होता है 0.831 बार, या फिर लिख सकते हैं बार भी लिख सकते हैं, या फिर यह भी बार भी लिखते हैं 0.831 बार, या फिर प्रेशर का तो हम जानते हैं, या फिर यह भी लिख सकते हैं 0.83 बार, या फिर 0.831। अब R का यूनिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे यूनिट हम क्या कर देंगे, सजा देंगे, यूनिट निकाल कर सजा देंगे। तो PV बराबर NRT, तो PV बराबर हम लिख सकते हैं N R और T, K बराबर R है, व्हेयर जहाँ K बराबर R है। अगर ना समझ में आए तो लिख लीजिए K बराबर R, ठीक है। V बराबर R, R बराबर V गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो PV बराबर N R और T आ गया, ठीक है। यह भी क्या है, यह अब एक आइडियल गैस इक्वेशन है। देखिए अब यह क्या, एक आइडियल, यही आ गया आइडियल गैस इक्वेशन। यह क्या आ गया, आइडियल गैस इक्वेशन आ गया। अब देखिए PV बराबर NRT, फिर इसे, अब यह मेन इक्वेशन यही था, अब इसे हम फिर चेंज करेंगे। P बराबर लिख सकते हैं N/V इंटू RT। कोई दिक्कत है बताइए तो। PV यहाँ गुना में नीचे जाएगा भाग में, N/V। अब हम लोग पढ़े हैं N/V क्या होता है, ठीक है। हम लोग क्या करें, पढ़े हुए कि N/V क्या होता है। N/V का जो मान क्या होता है, हम लोग वो सब क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। N/V को कंसंट्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। अब देखिए 0.831 का मान देखिए, इसका होता है ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है।
0.831 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। अब N बट्टा V को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। N बट्टा V को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। अब देखिए N बट्टा V यहाँ पे कहाँ भी ले लीजिए N बट्टा V, ठीक है। N बट्टा V को हम C कहते हैं। क्या कहते हैं? C, यानी कि C का अर्थ हो गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में सांद्रता, हिंदी एक अर्थ होता है सांद्रता। सांद्रता तो 11th में पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जब अणु की संख्या उपस्थित होती है प्रत्येक यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के यूनिट लीटर आयतन में प्रति इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को ही कंसंट्रेशन सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन या इसको सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिख लिए हो गया। तो P बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे P बराबर सी। N बट्टा V को C अभी अपनाए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या है? वॉल्यूम्स है। तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, यानी कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को N बराबर मोल, मोलों की संख्या को कंसंट्रेशन कहते हैं। P बराबर CRT। यह एक बेस्ट इक्वेशन है, ठीक है। यह एक बेस्ट इक्वेशन, यहाँ तक तो उतार लिए होइएगा। यह पूरा समझ में आ गया। N बट्टा V बराबर C, ठीक है। यह जल्दी से उतार लीजिएगा, सांद्रता। अब देखिए यहाँ पे कौन क्या क्या चीज है वह सब देखिए, ठीक है। ये आइडियल गैस इक्वेशन आप देखिए व्हेयर, यह भी क्या आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ पूरा लिख देते हैं व्हेयर, जहाँ कौन क्या चीज है से देखिए। P बराबर प्रेशर है, P क्या है? प्रेशर है। V क्या है? तो वॉल्यूम है। N क्या है? तो नंबर ऑफ मोल है। क्या है? नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या है, MOLE मोल। R क्या है? तो गैस कांस्टेंट है। क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। मान यहाँ 0.831 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। क्या पढ़ेंगे? 0.81 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ATM। R गैस कांस्टेंट है। T क्या है? तो T टेम्परेचर है। T क्या है? तो T टेम्परेचर है। टेम्परेचर, टेम्परेचर। T क्या है? तो T तापमान है। पूरा समझ में आ गया होगा। V बराबर N के T, K बराबर R, डायरेक्टली कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट से क्या करेगा? गैस कांस्टेंट लिख सकते हैं। R बराबर यहाँ 0.831 पर मोल पर केल्विन है ATM, तो यहाँ P बराबर nRT, PV बराबर nRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। यहाँ पूरा समझ में आता होगा। अब यह कितना इक्वेशन आ गया? 3 इक्वेशन यहाँ था, अब यह इक्वेशन कितना आ गया? 4 आ गया। आया कि ना आया? अब ये सब मिटा दीजिए, यह सब मिटा दीजिए। R बराबर गैस कांस्टेंट याद रखिएगा, या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.831 गैस कांस्टेंट के लाइन में है, लिख देते हैं ATM लीटर पर मोल और पर केल्विन। के को केल्विन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो लिख लिए होइएगा। इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 लिख लिए यहाँ तक। अब हम आगे लिखेंगे, यहाँ पे ही लिख देते हैं, ठीक है। बगल में करके लिख लीजिएगा, ठीक है। बगल में ही करके लिख लीजिएगा, बगल में नहीं, आप आगे पन्ना में लिखिए, लेकिन हमको यहाँ पे बगले में लिख देते हैं। यहाँ पे लिखे इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 4 को ही आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। आदर्श गैस क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। इक्वेशन 4 इज नोन एज द आइडियल गैस इक्वेशन। इक्वेशन 4 को क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा। फिर अब ये कोई पूछेगा कि व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, तो सीधा कहेंगे द गैस व्हिच ओबे द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ एट ऑल
टेम्परेचर एंड ऑल कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन। यानी कि एक वैसा गैस जो सभी तापमान और दाब पर बॉयल्स के नियमों का, चार्ल्स के नियमों का और एवोगाड्रो के नियमों का पालन करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। पहला बॉयल्स लॉ, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स के अनुसार एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, जब तापमान को नियत रखा जाए, द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय डेफिनिट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो गैस के निश्चित द्रव्यमान के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया वॉल्यूम आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, असमानुपाती होता है या व्युत कर्मानुपाती होता है टू द प्रेशर, यानी कि भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P लेंगे तो V बराबर 1/K/P लेंगे, PV बराबर K, सीधा PV को इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो K अकेला, K अकेला, PV बराबर K। उसी प्रकार चार्ल्स के नियमों को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट द कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय डेफिनिट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V बराबर KT। इक्वेशन 2 आ गया फ्रॉम द एवोगाड्रो लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय डेफिनिट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, V बराबर KN। इक्वेशन 3 आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से PV बराबर K, V बराबर KT, V बराबर KN। अब तीनों इक्वेशन से PV बराबर क्या आ गया, NKT, K डायरेक्टली कांस्टेंट है, इसका R लिख देंगे, R गैस कांस्टेंट आ गया, गैस कांस्टेंट का मान 0.831 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन रख देंगे, PV बराबर NRT, इक्वेशन 4 लिख देंगे, फिर नीचे लिख देंगे इक्वेशन 4 इज द आइडियल गैस इक्वेशन। हमको पूरा का पूरा मार्क्स क्या कर देता है, मिल जाता है। ठीक है, अब यह ग्रुप ए है। अब ग्रुप ए में जब हम 3 गो चैप्टर पढ़ाएंगे, ग्रुप ए में ऑनर्स के 3 गो चैप्टर, एगो गैसियस स्टेट है, दूसरा सॉलिड स्टेट है और तीसरा कोलाइडियल स्टेट है। ये तीनों क्वेश्चन से 5 नंबर्स का मार्क्स क्या करता है, पूछता है। तीनों क्वेश्चन से कि 5 नंबर्स का मार्क्स क्या करता है, पूछता है। 5 तीनों क्वेश्चन है ना, ये 3 गो चैप्टर है, इसमें से मिनिमम आपको 5 मार्क्स के 5 गो क्वेश्चन पूछेगा, 5 गो। ठीक है, 5 गो क्वेश्चन उसी को या करके, तो बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, उसी को लिख देना। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे इक्वेशन आ गया प्रूव, इक्वेशन 4 इज नोन एज द आइडियल गैस इक्वेशन, यही इक्वेशन 4। ठीक है, अब आगे पढ़िए। आइडियल गैस इक्वेशन के बाद अब हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, लिखिए। ठीक, मिटा देते हैं, पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको जो भी प्रॉब्लम लगे वह आप कमेंट में नीचे कर कमेंट बॉक्स दिया रहता है, उसमें नीचे बता दे कि सर मेरा ये यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद है, मेरा BHU है, मेरा DU है, मेरा मगध है, मेरा वैशाली है, जो भी यूनिवर्सिटी हो वह सब यूनिवर्सिटी का यहाँ पे तैयारी हो जाएगा, आपका बेस्ट तैयारी होगा। तैयारी नहीं कि ये बेस्ट तैयारी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखिए। रियल गैस, व्हाट इज रियल गैस एंड आइडियल गैस। ठीक है, व्हाट इज रियल गैस एंड आइडियल गैस, यह क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज रियल गैस, आइडियल गैस पहले लिख लीजिए, आइडियल गैस एंड रियल गैस एंड रियल गैस। ठीक है, रियल गैस, पहले आइडियल गैस लिख लेते हैं, तब रियल गैस के बारे में लिख लेंगे। आइडियल गैस तो समझते ही है। अब लिखिए आइडियल गैस का डिफिनीशन। आइडियल गैस लिखेंगे, द गैस मॉलिक्यूल, द गैस व्हिच ओबे जो पालन करती है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स के नियमों की, चार्ल्स के नियमों का, एंड यहाँ पे लिख देंगे एंड एवोगाड्रो लॉ, then the gas is called ideal gas, then the gas is called ideal gas। तब इसी गैस को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है, आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फिर यहाँ लिखेंगे फॉर आइडियल गैस PV बराबर NRT। ठीक है, इतना लिख देंगे। और फिर नीचे लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इतना तो लिख देंगे। अब पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर नियत तापमान पर द प्रोडक्ट
डक्ट ऑफ प्रेशर एंड और वॉल्यूम इज इक्वल टू EQUAIL होता है, ठीक है, EQUAIL इक्वल टू गैस कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, गैस कांस्टेंट। तो आप कहिएगा सर जी क्या होगा गैस कांस्टेंट, इसको हमको पूरा बताइए। तो टेम्परेचर को क्या रखें, नियत रखें, तो PV बराबर क्या लिख सकते हैं, NR लिखेंगे। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अब यहाँ N का मान, यहाँ N भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, सॉरी, तो N का मान 1 लिख सकते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट टेम्परेचर नियत हो जाए, तो PV बराबर R होगा कि ना होगा, देखिए तो PV बराबर R होगा, N बराबर 1, T बराबर कांस्टेंट, N और T का मान न रखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए N R और T है, N बराबर 1 रखेंगे, T बराबर कांस्टेंट, N और T का N जब 1 रखेंगे तो एक में किसी से गुना कीजिएगा कुछ होगा नहीं, ना होगा, और T तो कांस्टेंट है, T तो रखेंगे नहीं, तो N बराबर R, तो वही ना, द कांस्टेंट टेम्परेचर नियत तापमान पर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, या प्रेशर और वॉल्यूम प्रोडक्ट मीन्स गुना या मल्टीपल भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसका इज इक्वल टू बराबर होता है गैस कांस्टेंट R, क्या है, गैस कांस्टेंट ना है, ये यहाँ तक लिख देंगे। और फिर यहाँ से लिखेंगे इफ वी प्लॉट, अगर हम इफ वी प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन BET छोटा छोटा थोड़ा लिखा था, बिटवीन PV, ठीक है, एंड PV और P के बीच ग्राफ क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, GRAPH, ठीक है, GRAPH, ठीक है। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन PV एंड P, देन स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एक सीधा ग्राफ हमें क्या होगा, प्राप्त होगा, क्या होगा, सीधा ग्राफ प्राप्त होगा। अब यहाँ से आप जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमें ग्राफ बनाने के लिए दिक्कत ना हो। फिर से समझिए आइडियल गैस के लिए, द गैस एक वैसी गैस व्हिच ओबे, जो पालन करती, ओबे मीन्स पालन करना, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स के नियमों का, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियमों का, एंड एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो के नियमों का, एट देन द गैस इज कॉल्ड एज द आइडियल गैस, देन द गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस PV बराबर NRT एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एक नियत तापमान पर, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीपल होगा या गुणांक होगा, गुना प्रोडक्ट P और V का प्रोडक्ट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट R, क्योंकि वेयर N बराबर जब क्या रखे, यहाँ पे लिख दीजिए, सब कुछ लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, वेयर यहाँ पे अभी लिख सकते हैं या सीधा घेर भी सकते हैं। जब N बराबर 1, T बराबर कांस्टेंट, PV बराबर R, यहाँ तक तो लिखिए। फिर लिखिए इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन PV एंड P, देन स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज। अब देखिए हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, इतना तक लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब क्या कहा, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन PV एंड P, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए, यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ ले लेंगे PV, ठीक है, और यहाँ क्या लेंगे P, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होता है। क्या होता है, यही एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन हमें होता है। यह देखिए अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होगा, यह डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। यह क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सीधा ग्राफ है कि ना, पूरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ तक क्या है यार, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ तक तो पूरा के पूरा समझ में आ गया होगा। ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ओरिजिन 0। अब यहाँ से क्या आता है, पूरा के पूरा हमें क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन
होता है। यहाँ तक इक्वेशन केवल आइडियल गैस का, आइडियल गैस खत्म हो गया। अब लिखेंगे व्हाट इज रियल गैस। ये ग्राफ उतार लीजिएगा, ये इसके नीचे जिसके अभी लिखे होइएगा ये पूरा लिख लीजिएगा, इसके जरूर जस्ट नीचे उतार लीजिएगा, यह ग्राफ पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लिखिएगा व्हाट इज रियल गैस। अब लिखे व्हाट इज रियल गैस, दूसरा यही ना, व्हाट इज रियल गैस। लिखे व्हाट इज रियल गैस, रियल गैस लिखे द गैस which does not obey Boyle's law, Charles law and or Avogadro law at all temperature, ठीक है, and or at all pressure is called रियल गैस। रियल गैस या फिर लिख सकते हैं नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस। देखो द गैस एक वैसी गैस which does not obey मीन्स पालन करना, नॉट मीन्स नहीं, जो पालन नहीं करती है बॉयल्स के नियमों का, चार्ल्स के नियमों का, एंड एवोगाड्रो के नियम का, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर सभी तापमान एवं दाब पर जो बॉयल्स के नियमों का, चार्ल्स के नियमों का और एवोगाड्रो के नियमों का पालन नहीं करती है, तब उसी को हम क्या कहते हैं, रियल गैस या फिर नॉन आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर नॉन आइडियल गैस, उसी में फॉर नॉन आइडियल गैस PV डज नॉट इक्वल टू nRT। PV बराबर nRT नहीं होगा, PV बराबर nRT नहीं होगा। ठीक है, फिर लिखिए इफ, इसी पैराग्राफ चेंज करके, इफ वी plotted a graph between ठीक है PV and P, then तब स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज नॉट ऑब्टेन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज नॉट ऑब्टेन, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं ऑब्टेन होता। जैसे कि यहाँ पे देखिए इफ वी प्लॉट, जब हम खींचते हैं ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन PV एंड PV और P के बीच जब एक ग्राफ खींचते हैं, देन स्ट्रेट लाइन ग्राफ नॉट ऑब्टेन। देखिए यहाँ पे ग्राफ, यही ग्राफ है, यह क्या है, P है और यह क्या है, PV है। अब तो आइडियल गैस का है कि ना है, यह क्या आ जाएगा, यह एक्स एक्सिस, यह क्या वाई एक्सिस, यहाँ पे जीरो ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ क्या, आइडियल गैस का है, आइडियल गैस, लेकिन क्या देखिए अब ये इसका आता है तो यह H2 आ गया, यह N2 आ गया, यही है। ठीक है, अब देखिए यह आ जाएगा He, हीलियम आ गया, HeI2, यह आ जाएगा नाइट्रोजन, आ जाएगा N2 तो लिख दिया, तो N2 नहीं लिखेगा, कोई गैस ले लेंगे, O2 ले लेंगे। यानी कि यही एक ग्राफ है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इधर उधर का डेविएट ग्राफ प्राप्त होगा, विचलित ग्राफ प्राप्त होगा। डेविएट H2 का अलग है, कोई स्ट्रेट लाइन पर गया नहीं, He2 का अलग है, A2 का अलग है, N2 का अलग है। तो वही यही भी प्लॉट है ग्राफ बिटवीन PV एंड P, जब PV और P के बीच क्या किया जाता है ग्राफ, देन स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज नॉट ऑब्टेन। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं ऑब्टेन होता, सीधा ग्राफ नहीं होता है, डेविएट ग्राफ ऑब्टेन होता है, डेविएट ग्राफ। यह क्वेश्चन हो गया खत्म, व्हाट इज रियल गैस एंड आइडियल गैस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, डेविएशंस ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, जल्दी से अगर इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। अब देखिए अगला लिखिए, डेविएशंस ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। लिखिए
दोस्तों तब आज तक के क्लास में हम यही तक पढ़ेंगे। या डेरिवेशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज हम लोग को यहाँ तक ही रहना पड़ेगा। फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे डेरिवेशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब जहाँ तक की बात है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सबसे बड़ा प्यार मेरे लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर है। अब तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन आप मेरे दिल में ज़रूर है। आप लोग के लिए, आप लोग के हर परेशानी के लिए हम वीडियो बनाएंगे। हर एक परेशानी, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से लेकर बोर्ड एग्ज़ाम हो, 11th हो, 12th हो, 10th हो, ये सब एग्ज़ाम के लिए हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोगों ने जो भी प्यार दिया यूट्यूब पर, अभी तक हमारे पास कोई केवल 25 सब्सक्राइबर है और 43-44 व्यूअर भी है। तो आप लोगों को इस प्यार के लिए धन्यवाद। और आप लोगों ने जो भी प्यार दिया उसके लिए आप लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। आप लोगों के लिए सबसे पहले ये बात होती है कि आप किस प्रकार पढ़ते हो। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखकर पूरी ध्यान से, आराम से इसे पढ़कर, फिर समझकर तब उतारें और इसे स्क्रीनशॉट लेते रहे। हर एक वक्त क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ना तो ये पूरा ठीक रहेगा। एक बार उतारने में आपके क्लियर ना बुझाएगा। और उसके बाद है कि बीपीएससी में जो केमिस्ट्री पूछा जाता है एडवांस अदर यानी कि एक्सटर्नल सिलेबस है, वो बीपीएससी का सिलेबस भी हम बनाएंगे, केमिस्ट्री का केवल और फिजिक्स। बीपीएससी के एडवांस सिलेबस है वो सब हम बनाएंगे। एडवांस सिलेबस आज तक यूट्यूब में किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं यूट्यूब पर पढ़ाया एडवांस सिलेबस केमिस्ट्री का। वो हार्ड है, वो ऑनर्स से फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों का एक कलेक्शन है वो। और 11th, 12th, 9th और 10th तीनों का एक कलेक्शन है। लेकिन हम जरूर ये वादा करते हैं कि हम पढ़ाएंगे वह। और आप अगर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तुरंत हमें पुरा देंगे, तुरंत हम आप लोग के लिए हर एक नई से नई मेथड, हर एक नई से नई क्लास लेकर उपस्थित होंगे। चाहे वह 10th का हो, 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट हो। केवल आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए एक हमारे पास स्लोगन्स है जो हम पढ़ रहे हैं। मत सोचना मेरे जान से जुदा है तू, हकीकत में मेरे दिल का खुदा है तू। आज के क्लास में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।